हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं पर हम 3 ही पिक करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल इधर आप देखोगे, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टैंड्स को कंटिन्यू किया है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है इकोनॉमी को लेकर के। तो इस आर्टिकल को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप खुद से पढ़ोगे। ओके, हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे पहला रहेगा लेसन फ्रॉम एन अबाउट टर्न। इस आर्टिकल में बताया कि चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी अभी स्टार्ट की है क्योंकि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो कि 2015 के टाइम पे 1.6 हुआ करती थी, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो डिक्लाइन करके 1.3 हो गई। मतलब बर्थ रेट बहुत कम है। ऐसे में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसका रेशियो तो इंक्रीज हो रहा है और जवान एज का जो रेशियो है वो डाउन होता जा रहा है। मतलब यंगस्टर्स के जो नंबर्स हैं वो डाउन होते चले जा रहे हैं। तो एक चिंता की बात है चाइना के लिए। तो इसके पीछे वजह क्या है और क्या किया जा सकता है, बहुत शानदार आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर एग्जिट बीबी, इस आर्टिकल में इजराइल के जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है, एक तरीके से अब उनके खिलाफ आ ही चुका है कि अब उनके ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने एक तरीके से अपना पूरा मेजोरिटी में अपने खुद को मेजोरिटी ला दी। तो बेंजामिन नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टरशिप का एंड हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। और बाकी इजराइल वाला पैलेस्टीन वाला मुद्दा आपको पता ही है। बाकी हम जो देखेंगे ये वाला आर्टिकल है, वन नेशन वन इलेक्शन, शानदार आर्टिकल है, देखेंगे। इससे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। दूसरे पेज पे चलते हैं। आइडिया पेज से हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज पुटिंग द विक्टिम ऑन ट्रायल। जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं, जो जिनके साथ में रेप हुआ है, उनके साथ में कितनी ज़्यादती होती है उसको लेकर के अभी तक कोर्ट्स के द्वारा क्या क्या डिसीजन दिए गए हैं, उसके बावजूद भी एक जो जेंडर स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िवादी धारणा जो बनी हुई है कि हाँ लड़कियां जो हैं वो सप्रेस्ड रहेंगी या फिर उनके साथ में कुछ गड़बड़ है, या फिर एक तो हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप, दूसरा आ जाता है फिर यहाँ पर कि एक आपके पास में किसी भी इंडिविजुअल का आपके पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है, प्रीवियस हिस्ट्री अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आज के कंडक्ट को आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इधर ये मिस जजिंग बैकवर्डनेस, मराठा कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न अभी आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया ना, तो उसी को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है कि ये बहुत सही डिसीजन नहीं था। क्योंकि कम्युनिटीज़ के अंदर भी आप कोई भी एक कम्युनिटी उठा लो, ये तो है, कम्युनिटीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डिवीज़न हो जाता है जिसमें एक सेक्शन तो फॉरवर्ड हो जाता है और एक सेक्शन जो है वो बैकवर्ड होता चला जा रहा है। तो एक गैप जो आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है, तो आप खुद से देखोगे। अगर हो सका तो कल मैं डिस्कस कर लूँगा, बाकी आप एक बार खुद से देख लेना। इसके अलावा ये जो लास्ट आर्टिकल है, ऑल अबाउट द डिजिटल ग्रिड, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कोविड-19 ने देखो वैसे तो सबको परेशान किया है, पर एक अगर सिल्वर लाइन देखी जाए तो वो आपको मिलेगी कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। चाइना को भी मतलब क्रॉस कर गया है इंडिया। 2020 में इंडिया में 25 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जबकि चाइना में 15 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में हुआ करते थे, ठीक है। इसके पीछे चाहे आप जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के देख लो, या फिर आप देख लो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उसमें जो ट्रांसफ़र पैसे किए जाते हैं, एलपीजी की सब्सिडी देना, वो सारी अकाउंट में जाना। प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंडर में जो लोगों को पैसे मिलते हैं 6,000 रुपये एनुअल, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार के में मिलते हैं, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करो, इंटरनेट बैंकिंग के बेसिस पे ट्रांजैक्शन की बात करो, तो रियल टाइम में 25 बिलियन ट्रांजैक्शंस इंडिया में हुए हैं। तो इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडिया को डिजिटल बनाना था, हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर के आना था, तो उस तरफ एक सफलता हम कंसिडर कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को एक बार आप खुद से देखोगे। नहीं, ये आपका ये जो रिजर्वेशन वाला मराठा वाला और ये वाला, ये दोनों आर्टिकल्स हम कल संडे को सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक है। 3 आर्टिकल्स हमारे पास में डिटेल से डिस्कस करने के लिए, उनको देखते हैं हम। तो फर्स्ट आर्टिकल है लेसन फ्रॉम एन अबाउट टर्न। तो इस आर्टिकल को लिखा है सोनाल देसाई के द्वारा। तो रिसेंटली आपने देखा है कि चाइना में एक चीज़ अलाउ कर दी है कि एक मैरिड कपल जो है वो 3 बच्चे तक पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक
कह सकते हो ना, एक यू टर्न देखा जा सकता है, क्योंकि 1980s के टाइम पे चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी जो कि बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन थी। ड्रैकोनियन इसलिए बोला जा रहा है कि मान लो किसी के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उस बच्चे को होने के बाद में पेरेंट्स को पनिशमेंट होना, रही सही में उस थर्ड बच्चे, सेकंड या थर्ड बच्चे को वहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने से मना कर दे या फिर गवर्नमेंट जॉब ना मिले, तो ऐसे में वो एक ड्रैकोनियन था, बहुत ही गलत कानून आया था जिसको अभी रिवर्ट करना पड़ गया चाइना को। क्योंकि हो क्या रहा है चाइना में कि जब वहाँ पर जो आप पॉपुलेशन देखोगे, 60 से ज़्यादा उम्र की जो पॉपुलेशन है चाइना में, वो 2010 में जहाँ पर 1.3% ही हुआ करती थी, वो अब बढ़ करके कितनी होगी, 18.7%। तो आप देख सकते हो चाइना की एज जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती चली जा रही है। तो ऐसे में एक ये अपनी तरफ से एफर्ट है जिसको हम बोल रहे हैं प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना। इसका मतलब आप वहाँ पर देखोगे कि एनकरेजमेंट किया जाएगा कि आप बच्चे और पैदा करो, जिससे कि आने वाले टाइम पर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी ना हो चाइना में। दूसरा, अगर वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करती चली जाएगी तो ऐसे में फिर बाद में मार्केट भी, डोमेस्टिक मार्केट है वो भी डिक्लाइन कर जाएगा। और चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी किस बेसिस पे बना है? आज अगर वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश करता है चाइना, मादा रखता है, तो उसके पीछे वहाँ की ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहता। अब बात आ जाती है कि अब ये रिलैक्सेशन है, ये सफल होगा या फेल होगा कुछ पता नहीं है, पर हाँ, हम इंडिया यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बातचीत चलती रहती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी हमें डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और आगे अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको भी हम एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो इंडिया के लिए क्या लेसन है वो यहाँ से हम पिक करने वाले हैं। तो देखो, अगर सक्सेस की बात की जाए तो अभी पॉइंट ये आ जाता है कि जिस टाइम पे ये जो एक तरीके से 1 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उस टाइम पे चाइना में बहुत ज़्यादा एक तरीके से सरकार ने कर्व लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम है। तो ऐसे में वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना ज़्यादा राइट नहीं मिलता है, फिर भी लोगों ने अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट किया था। अब देखो, ये बात है कि 2 सवाल इंपॉर्टेंट उठ के आ जाते हैं। पहला तो ये कि ये जो ओरिजिनल पॉलिसी है, ठीक है, चाइना की, इसका इम्पैक्ट क्या था, आउटकम क्या आएगा। दूसरा, जो सरकार क्या किसी को एनकरेज कर सकती है कपल को कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। एक तो पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या रहेगा, और एक क्या सरकार के हाथ में है किसी को भी ये कहने का कि भाई अब आप 3 बच्चे पैदा कर लो। तो इन दोनों सवालों के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आ गई, तो वहाँ पर सबसे जो मतलब बेकार जो काम हुआ था वो था ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ होना, कि वहाँ पर एक इंडिविजुअल का खुद का एक राइट होता है कि बच्चे कितने पैदा करने हैं, उनकी खुद का पर्सपेक्टिव होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो बच्चे पैदा हो भी गए एक से ज़्यादा, तो उस केस में फिर वहाँ पर उनको पनिशमेंट देना, तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा था। दूसरा, एक बच्चा हो रहा था। चाइना जो है वहाँ पर इंडिया की तरह ही मतलब सन की डिमांड ज़्यादा रहती है कि बेटा होना चाहिए। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी में अगर बेटे की डिमांड ज़्यादा होने लगी तो क्या होगा जी, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होगा कि नहीं, चेकिंग करवाई जाएगी, सोनोग्राफी करवाई जाएगी, फिर उसके बाद में अगर बेटी हुई तो अबॉर्ट करवा देंगे। तो ऐसे में 1 चाइल्ड पॉलिसी के चलते वहाँ पर जेंडर गैप भी बहुत ज़्यादा आने लग गया था, जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्बैलेंस हो गया था। पर आप देखोगे पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनी तरफ से चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी 1980 में, पर पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ में वैसे भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके पीछे वजह तो एक तो ये बताई जाती है 1 चाइल्ड पॉलिसी है, बट वहां पर जो मेन पॉइंट आता है वो है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सरकार तो ये क्लेम करती है कि ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है वहां पर चाइना में, उसके पीछे है 1 चाइल्ड पॉलिसी। इसके चलते 400 मिलियन बर्थ्स को टाला गया है, इग्नोर की मतलब एक तरीके से 400 मिलियन और बच्चे पैदा हो सकते थे, बोलो उनको रोका गया है, जिससे कि चाइना के ऊपर पॉपुलेशन बर्डन नहीं हुआ है। बट अगर हम रियलिस्टिकली एनालाइज करें तो वहां पर कुछ और ही एक सिनेरियो निकल के आ रहा है कि अभी पिछले कुछ सालों से, लगभग 1.5 से 2 दशक की बात करें, 2000 के बाद से अब तक की,
तो वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जहाँ पर एजुकेशन लेवल बढ़ गया, वुमेन के ऊपर ज़्यादा लोड रहना जिसके चलते कि वो घर पे रहें, या फिर चाइल्ड बियरिंग किसको करनी पड़ती है, एक वुमेन को करनी पड़ती है। रही सही में वो अगर एजुकेशन ले लेती है तो उनका टारगेट ये रहता है कि हाँ हम कैसे भी करके इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि शादी के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि शादी करो, फिर उसके बाद में घर की जिम्मेदारी, और फिर उसके बाद में बच्चों के पालन पोषण की। तो ऐसे में लड़कियां जो है वहाँ पर जो फीमेल जो हैं वो अवॉइड कर रही हैं शादी करने के लिए, और शादी कर भी रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा दिमाग में रखना है कि हाँ एक ही बच्चा, इस पर इन्वेस्ट कर दो जितना करना है। तो ऐसे में क्या हो गया कि सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ने भी पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ अपनी अपनी पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की है। यहाँ पर एक डेमोग्राफर की बात की है, डैनियल गुडकाइंड ने। उन्होंने ये कहा है कि डेमोग्राफी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वेरिएशन चाइना में, तो बोलो उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वन चाइल्ड पॉलिसी वाले, बोलो उसी का रिजल्ट है। पर दूसरे कुछ डेमोग्राफर्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन, डेमोग्राफर का मतलब हो गया पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडीज करने वाले, ठीक है, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चाइना में अगर फर्टिलिटी रेट की अगर बात करो तो उसका डिक्लाइन का ट्रेंड आप देखो 1970 में टोटल फर्टिलिटी रेट थी 5.8। टीएफआर का मतलब क्या होता है, एक लेडी अपनी रिप्रोड्यूसिंग एज के टाइम पे कितने बच्चे अपनी पूरी उम्र में पैदा करती है, समझ गए। तो ऐसे में 1970s में हुआ करता था 5.8, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो उसको रोकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने 1979-80 के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। अब आप एक चीज़ बताओ, फिर बाद में ये डिक्लाइन करते करते पहुंच जाती है, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 आ जाती है 2015 में आते आते। साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, लोगों का एजुकेशन लेवल भी बढ़ता है, सोसाइटी में जो फीमेल कैडर है, फीमेल सेक्शन है, उसका भी अपलिफ्टमेंट होता है, वो उनका भी एम्पावरमेंट होता है, जैसा कि इंडिया में अभी हम अब एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ। रिजल्ट क्या रहा जी, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट थी या टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 आ गई। फिर चाइना को अलर्ट सिग्नल आया कि भाई ये तो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है, क्योंकि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 रहती है तो ऐसे में वो रिप्लेसमेंट रेट मानी जाती है। मतलब एक औरत एवरेज सारी जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, अपनी रिप्रोडक्शन एज में अगर 2.1 बच्चे एवरेज निकाला जा रहा है, 2.1 पॉसिबल नहीं है आपको पता है, पर एवरेज आप निकालो तो 2.1 अगर आती है आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट सभी फीमेल्स की मिलाकर के एवरेज, तब जाकर के यूँ मानो कि वो रिप्लेसमेंट होगा, कि अगर माता पिता इस दुनिया से चले जाएंगे तो बच्चे उनको रिप्लेस कर देंगे, समझ गए इसको, रिप्लेसमेंट। तो ऐसे में क्या हो गया, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है, 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आती है तो ऐसे में 2015 में 1.6 थी तो कितनी कम थी। तो ऐसे में 2016 में चाइना ने क्या कर दिया कि वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं, अब हम 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ जाएंगे। 2 चाइल्ड पॉलिसी करने के बावजूद भी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर गई और 2020 में कितनी आ गई, 1.3। तो आप यहां से सीख सकते हो कि सरकार का इंटरवेंशन जो है वो इतना ज़्यादा अब इफेक्टिव नहीं है। वो उस टाइम पे था जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया था, 2 बच्चे या 3 बच्चे हो रहे हैं तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मतलब हर सरकारी स्कीम की बेनिफिट देने से मना कर दिया था, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आप देखो कि 2020 में सरकार ने 2016 से तो 2020 तक अलाउ किया ही था ना, क्यों नहीं फिर टीएफआर बढ़ी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 अगर होती है, 2 या 2.1 जो मैंने बोला आपको, तो वो क्या होती है कि अपने आप को रिप्लेस करने के लिए आप आने वाली जनरेशन तैयार कर लेता है एक कपल जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ कोई चाइना में ही नहीं है, ये जो फर्टिलिटी लो रेट जो है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरे और कंट्रीज में भी एक्सपीरियंस की जा रही है। जिसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करो, साउथ कोरिया में आप देखो 0.98, कितना ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्लाइन कर रही है। 2018 का डेटा ही है। ताइवान में 1.06, हांगकांग में 1.08, सिंगापुर में 1.14, स्पेन में 1.25 और इटली में 1.29 अभी टोटल फर्टिलिटी रेट चल रही है। अब आप 2.1 से आप कंपेयर कर लो कितना कम चल रहा है। तो ऐसे में चाइना जो है वो कम से कम आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो इन्हीं की रेंज में आ रहा है। और कोरिया की और ताइवान की बात करो या हांगकांग की बात करो तो इनका तो हाल, या सिंगापुर की बात करो तो इनका हाल तो चाइना से भी बहुत बुरा चल रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि जैसे जैसे आप देखोगे कि एजुकेशनल लेवल बढ़ रहा है, इनकम लेवल बढ़ता है, तो वैसे वैसे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को नंबर्स को डिक्रीज करते हैं और ये सोचते हैं कि इन्हीं के ऊपर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। देखो
कंसर्न जो है ना डीपॉपुलेशन के, ये कोई चाइना ओरिएंटेड ही नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज जो है, सो कोल्ड जो एडवांस्ड कंट्रीज है, वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ये देखने को मिल रहा है। फिर बहुत सारे कंट्रीज ने अलग अलग पॉलिसीज भी चला रखी हैं, और उन पॉलिसीज की अगर बात करो, ठीक है, जिसमें लोगों को एनकरेज किया जाए कि कैसे भी करके आप बच्चे ज़्यादा पैदा करो। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कनाडा में ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप आइल्स की एग्ज़ाम अगर क्रैक करते हो, फिर कनाडा में जाते हो, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और साथ में वहाँ की सिटीजनशिप भी दे देते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। इसके अलावा फ्रांस में कैश बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि भाई आप बच्चे पैदा करो, आपको पैसा मिलेगा एक बच्चे के ऊपर इतना। स्वीडन के अंदर जेनरस मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स दी जा रही है, माँ बाप को बच्चा पैदा करने के लिए बहुत लंबी लंबी छुट्टियां दे रहे हैं कि आप कैसे भी करो बच्चे पैदा करो, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है हमारी। यही चीज़ जापान में है। सिमिलरली चाइल्ड केयर अवेलेबिलिटी की बात करो कि हाँ बच्चों की जो केयर होनी चाहिए उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉर्वे और जापान में ऐसे फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो ये चीज़ें क्या है, ये सीधा सा सिग्नल आ रहा है कि जैसे जैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, इंडिविजुअल्स का, तो वैसे वैसे वो कहीं ना कहीं अपने आप को रजिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ नहीं, हमें डिले करके या फिर एक ही बच्चा करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो यही चीज़ अब कहीं ना कहीं चाइना में देखने को मिल रही है। अच्छा, बीच में एक चीज़ मैं बोलूँगा, इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर पाओगे ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी, आप कर सकते हो इसको। ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी डेमोग्राफी से रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ते हो, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव को लेकर के ह्यूमन ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हो ना, तब वहाँ पर आपको लिखने के लिए लेटेस्ट डेटा चाहिए, तो वहाँ ये काम आएगा, ठीक है। और जनरल स्टडीज़ में आप देखोगे, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो जीएस पेपर 1 में भी काम आ जाएगा। और बाकी जो पॉलिसी गवर्नेंस दूसरे कंट्रीज़ के अंदर लॉज क्या चल रहे हैं उनका कंपैरिजन, तो जीएस पेपर 2 में भी आप इसको कंपेयर कर पाओगे। वैसे मैं लिख देता हूँ, आप लोग पूछते हैं कहीं, वैसे ज़्यादातर को पता है कि कौन सा आर्टिकल किस जीएस पेपर से कनेक्ट करता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल डालता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पहले आप देख लिया कीजिए। खैर, इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रखे हैं कि कैसे भी करके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। फिर यहाँ पर राइटर बोल रही हैं कि इन पॉलिसीज़ को रिव्यू किया गया थॉमस सोबोत्का, जो कि एक कलीग, और उनके साथ के जो लोग कलीग हैं उनके द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के अंडर में काम करते हैं। और इन सारे एफर्ट्स का जो सरकारें लगा रही है ना, पैटर्निटी, मैटरनिटी लीव, पैसे देना, चाइल्ड केयर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, बोले इनका रिजल्ट मिक्स्ड सक्सेस मिली। मतलब 100% भी नहीं कह सकते कि बहुत सफल रही ये पॉलिसीज़, और 100% ये भी नहीं कह सकते कि फेल हो गया। क्योंकि फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ की अगर बात करें इन कंट्रीज़ में, जैसे कि स्वीडन का एग्जांपल दिया है, तो स्वीडन में तो देखो कहीं ना कहीं जो स्लाइड हो रहा था ना, जो बर्थ रेट में या टोटल फर्टिलिटी रेट डाउन जाती चली जा रही थी, उसको रोकने में बहुत हद तक सफल रही है, ठीक है। दूसरी, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं स्वीडन में ज़्यादा नहीं है। मतलब स्लाइड था, डिक्लाइन था, उसको तो रोकने में सक्सेसफुल हो गई, पर फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी भी। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखो, जापान में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट मिल ही नहीं रहा है कि जापान ने अपनी तरफ से 2 चीज़ें बताई। एक तो आप मतलब पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव दे रहे हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर आप देखो टोटल फर्टिलिटी रेट केवल 1.4 चल रही है। इसके अलावा आप देखो लार्ज इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जैसे स्पेन में, तो वहाँ पर आप देखोगे तो फर्टिलिटी रेट में केवल स्लाइटली चेंज आया, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखा गया है। 2018 में स्पेन की TFR कितनी है, 1.25, जो कि वर्ल्ड में लोवेस्ट है। मतलब कैश फैसिलिटी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अब बात यह आ जाती है कि एक्सट्रीमली लो फर्टिलिटी का हमने पूरा मुद्दा देखा कि कितने ज़्यादा कम हो रहे हैं, और ये चीज़ मेनली देखने को मिलती है आपको सदर्न यूरोप में और ईस्ट एशिया के अंदर। 2 ईस्ट एशिया में आपके कंट्रीज़ कौन से आ गए, जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना, और इसके अलावा आप देख सकते हो हांगकांग, ये कुछ, और सिंगापुर भी आ गया। और सदर्न यूरोप की बात कर लो, स्पेन की बात हमने की, ठीक है। इटली में भी डिक्लाइन कर रहा है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, इटली में पॉपुलेशन बहुत, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में तो मैक्सिमम में यही हाल हो रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि एक तरफ तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, दूसरी तरफ आप देखो कि ओल्ड एज बर्डन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और तीसरा जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। कहीं ना कहीं 2 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो वहाँ पर आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा कि हाँ बेटा बेटी या दोनों बेटी या फिर दोनों बेटे, कैसे भी करके एक बैलेंस तो आपको एक दिखता है।
पर रही सही में वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते जेंडर इनइक्वालिटी जो भी हमने देखा कि सन डिमांड, ठीक है, बेटे की डिमांड जो रहती है ना, सन प्रेफरेंस, तो वो चलते कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी भी आती रहती है। तो एक तरफ तो चाइल्ड केयर एक्सपेंशन की बात की जा रही है कि कैसे भी करके जो बर्डन है पेरेंट्स पर वो कम हो, और दूसरी तरफ आप देखो कि एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है जी? सबसे ज़्यादा अगर घर में अगर लेबर की मतलब वर्क फोर्स मतलब हाउस वर्क की बात करें तो कौन संभालता है? वुमेन। तो उस केस में इन वुमेन को परेशानियां रहती है और वो अवॉइड करती हैं। अब रही सही में अगर अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो लड़कियां क्या करेंगी? जो फीमेल है वो क्या करेंगी? वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उनसे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर कम आती है। तो ऐसे में चाइल्ड शादी भी वो डिले करके करती हैं या फिर इग्नोर करती हैं शादी करना, और फिर उसके बाद में बच्चे भी पैदा करने से बिल्कुल यूँ रहती है कि हाँ एक हो जाए तो ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों के इशू को अगर हम समझें तो यही चीज़ कहीं ना कहीं माता पिता को एनकरेज करने के बावजूद भी टोटल फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने में सहायक नहीं साबित हो रहा, मतलब हेल्पफुल नहीं साबित हो रहा है। तो ऐसे में एक तो ये मुद्दा, दूसरी चीज़ एजुकेशन में कंपटीशन देखो, जॉब मार्केट में कंपटीशन देखो, हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं यही चीज़ चल रही है कि कहीं ना हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल जाए, हमारे बच्चे टॉप क्लास की कंपनी में जॉब करें या खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनके लिए पैसा स्पेयर में रखना शुरू कर देते हैं वो पहले से ही, समझ गए। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि फैमिलीज़ को सरकार के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज़ पर भी कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता, और वो एक बच्चे तक ज़्यादा सोच लेते हैं। और क्या सोचते हैं कि भाई सारा पैसा हमें तो इसी पे इन्वेस्ट करना है और यही करेगा, जो कुछ भी करेगी जो भी है। तो इसके चलते टोटल फर्टिलिटी रेट आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा डिक्लाइन करती चली जा रही है इन कंट्रीज़ के अंदर। एक रिपोर्ट आती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये जो पॉलिसीज़ अगर चलाई जाए, जैसे कि चाइना की ये जो नई प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एनकरेजिंग मोर बर्ड्स, इस पॉलिसी के अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोर बर्ड्स। तो ऐसे में यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत कम दिखाई दे रही है, और इस पॉलिसी पर और गवर्नमेंट के ऊपर लगातार प्रेशर बनता चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो आप देखो कि बच्चों का अगर नंबर इंक्रीज होता चला जाता है, तो ऐसे में माँ बाप को लगता है कि हाँ हमारे ऊपर कॉस्ट बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, उनकी एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, दूसरी तरफ बच्चे कम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। पीछे वजह क्या है इसके कि जो लेडी कंसीव करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को, तो उनके ऊपर भी ज़्यादा लोड रहता है, ठीक है। तो एक वो फिजिकल जो गैप है मेल और फीमेल में, उसका असर उनको एक्सपीरियंस होता है। रही सही में जो ओल्डर फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो मुद्दा है उस पर भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में फैमिली के पास में पैसे की कमी आना शुरू हो जाती है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी रेट जो इंक्रीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ये सोशो इकोनॉमिक मुद्दे आ गए सारे के सारे, आप ये देखो सोशो इकोनॉमिक मुद्दे हैं। तो 2016 में आप देखोगे चाइना ने अपनी तरफ से बोल दिया था ना कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं, अब तो टू चाइल्ड पॉलिसी कर लो। हुआ क्या रिजल्ट? 2003 मतलब 15 में 1.6 जो TFR हुआ करती थी वो 1.3 रह गई 2020 में। ये 2000 गलत प्रिंट है, 2020 में। अब ये बात आ गई, हमने इतना कुछ सीखा, इंडिया के लिए क्या लेसन है वो जानते हैं। फर्स्ट तो ये देखें कि हमारे यहाँ पर फर्टिलिटी है, जो फर्टिलिटी रेट है वो देखो डिक्लाइन कर रही है हमारे यहाँ पर भी, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत ग्रो कर रही है। TFR की अगर बात करें तो 1994 में हमारे यहाँ पर 3.4 हुआ करती थी, जो कि 2015 में हमारे भी कितनी हो गई 2.2, जिसमें कि रिसेंटली रिलीज जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, जिसमें फर्टिलिटी रेट जो है वो लगातार डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी हमें भी पता है कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन अभी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। बट एक लेसन देखो आप यहाँ पर कि एक तरफ जहाँ पर बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट 2015-16 में 3.4 थी, वो घट करके सिर्फ 3 हो रही है, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, लगभग 18 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं 2015-16 में, जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 से भी कम है, मतलब रिप्लेसमेंट रेट पर भी नहीं चल रही है। तो ये एक हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है।
अब अगर एक तरफ देखो जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारे यहां पर डिक्लाइन कर रही है ना, वो स्लो एंड स्टडी है। दैट मीन्स अचानक से एकदम से गिर नहीं रही है पर डिक्लाइनिंग है। तो इसके चलते क्या होता है कि जब फर्टिलिटी रेट स्लो एंड स्टडीली डिक्लाइन करे, मतलब बर्थ रेट अगर डिक्लाइन कर रहा है धीरे धीरे और एकदम कंटिन्यूअस, तो उसी तरीके से आप देखोगे कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो भी राइज क्या करेगी, स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर एक जो मुद्दा है ना, डेमोग्राफिक क्लिफ, वो तो बनने का चांस नहीं बनता है। कहने का मतलब कि ओल्ड एज लोग तो बहुत सारे हो जाएं और यंगस्टर्स की कमी आ जाए, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर थोड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पर 18 स्टेट्स और यूटीज की अगर बात करें तो वहाँ पर तो मतलब रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है टीएफआर, तो वो चीज़ है। फिर इसके अलावा अलका बासु के द्वारा किया हुआ एक रिसर्च का यहाँ पे कोटेशन दे रहे हैं कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 में कंडक्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा। तो वो ये शो कर रहा है कि आज अगर हम देखें ना, लगभग कॉलेज एजुकेटेड जितने भी वुमेन हैं, आप देखो यहाँ पर कॉलेज एजुकेटेड जितने भी वुमेन हैं उनमें से 1/4 मतलब 25% औरतें तो केवल एक बच्चे तक आके ही रुक जाती हैं शादी के बाद में। तो हमारे यहाँ पर भी देख सकते हो कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असर सीधा का सीधा पॉपुलेशन और डेमोग्राफी पर देखने को मिल रहा है। अब इससे हमें क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें तो उसकी बजाय अब थोड़ा सा हमें और लिबरल वे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप भी देखते हो कि इलेक्शंस में खड़े होने के लिए क्या बोलते हैं, भाई 3 बच्चे या 2 बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। तो इससे, और दूसरा आप क्या करते हो, मैटरनिटी लीव्स को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हो। तो इससे क्या हो जाता है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से आप अपनी तरफ से बाउंडेशन लगा रहे हो, और रही सही में लोगों का एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। तो ऐसे में चलते फिर जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो और ज़्यादा डिक्लाइन होने का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी पॉइंट ये आ गया है, देखो फर्टिलिटी डिक्लाइन करे, एक हद तक डिक्लाइन करे, 2.1 तक लेकर क्या हो तब तक तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा अगर डिक्लाइन हो जाती है TFR तो रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। और लो फर्टिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप देख सकते हो कहीं ना कहीं चाइना जैसे ही इशू में हम कहीं उलझ के रह जाएंगे। तो देखो, फैमिलीज को हमें हेल्प करने की ज़रूरत है कि आप अपने हिसाब से प्लान करो, आगे बढ़ो, और साथ में उनको एक कन्वीनियंट मैनर में समझाने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए और ना बच्चा हो ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में यूथ जो हैं उनको आप कहीं ना कहीं एक तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा, एजुकेटेड वुमेन है वो कहीं ना कहीं अपने बर्डन को अवॉइड करना चाहती हैं। वजह क्या है कि एक तरफ तो वही कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट, पैसे के लिए भी कंपटीशन, एजुकेशन के लिए भी कंपटीशन, रही सही में घर में जाकर के अगर वो करें तो फिर उनको चाइल्ड बियर भी करना पड़ता है, जो हाउस होल्ड बर्डन है वो भी उनको देखना पड़ता है। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि ये घरों की जो जिम्मेदारी है और रही सही में इकोनॉमी में भी वो पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, वो अवॉइड करती हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करने के मतलब मुद्दे को इग्नोर करना चाहती हैं। तो उस पॉइंट से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ गया कि फैमिलीज में जितना भी काम हो रहा है घर पर, उसमें जो मेल काउंटर पार्ट है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रॉपरली इंश्योर करो, तब जाकर के एक बैलेंस आएगा। मतलब हाउस होल्ड वर्क में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करो जितना कि आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हो। तो उससे क्या हो जाएगा, बर्डन डिवाइड हो जाएगा, एक्सटर्नल घर के बाहर का भी और घर के अंदर का भी। तब जाकर के ये प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है, तब जाकर के एक इम्प्रूव्ड फैमिली प्लानिंग तैयार हो पाएगी। ठीक है, आज आप देखो कि TFR की अगर बात करें तो 1.7 के लगभग भी अगर आके रुक जाती है, अगर आप इस तरीके से पूरा एक माहौल बना देते हो जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों बराबर से काम करें, तो भी थोड़ा ठीक रहता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, चाइना जैसा ये डेमोग्राफिक क्लिफ हम देख रहे हैं ना कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन 1.3% जो हुआ करती थी 2010 में, वो बढ़कर के 18.7% हो गई है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, वहाँ से हमें लर्न करने की ज़रूरत है कि चाइना ने जो कुछ भी किया है, कम से कम सरकार तो कॉर्ड स्टेप ना ले, लोगों को एम्पावर करो, और उसके बाद में जो वर्किंग एक तरीके से लोड है उसको डिवाइड करने की ज़रूरत है कपल्स के बीच में।
ठीक है, तब जाकर, नहीं तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा, वुमेन भी फिर अपने आप में अपनी इंडिपेंडेंट, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी तो करते हैं ना, एजुकेट करो, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ अवेल करो, वो सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक चैलेंज बन जाएगी। तो उस चीज़ में क्या किया जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन बताया इन्होंने कि जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इन शॉर्ट। ठीक है, तब जाकर के सही हो सकेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वन नेशन वन इलेक्शन। आर्टिकल लिखा गया है, ये राजीव महर्षि जी के द्वारा है। ये फॉर्मर सिविल सर्वेंट रहे हुए हैं। देखो, अभी 4 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में मार्च अप्रैल में इलेक्शन हुए, और ये बताया जाता है कि सेकेंड वेव के पीछे कहीं ना कहीं इन इलेक्शंस के चलते ही हुआ है कि ये जो सेकंड वेव आउटब्रेक हुआ है, बोलो बहुत ज़्यादा रिलीज हुई है इनमें, इसके चलते। तो बोला इससे ज़्यादा बढ़िया टाइम नहीं आएगा जब हम एक देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात ना करें। आइडिया तो देखो, ये शुरुआत हो गई थी 1983 में, जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से पहली बार इस मुद्दे पर डिबेट करना शुरू कर दिया था। मूटेड का मतलब डिबेट शुरू हो चुका था। इस कॉन्सेप्ट पर देखो, अगर डिबेट होता है तो हमें 5 मुद्दे मिलेंगे जिनके ऊपर ध्यान देना है। पहला मुद्दा कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। दूसरा मुद्दा कि आप लगातार रिपीटेशन करते हो। अब रिपीटेशन हो रहा है इलेक्शंस का, तो उसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीजिंग देखने को मिलती है कि जो प्रशासन है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता। सारी की सारी चीज़ें हैं वो इलेक्शन में जोक दी जाती हैं, बाकी चीज़ें एक बार होल्ड पे चली जाती है। इस पर इसकी कितनी कॉस्ट लग रही है वो देखो। तीसरा, विजिबल और इनविजिबल कॉस्ट जो है कि लगातार आप सिक्योरिटी फोर्सेस को एकदम हाईली सेंसिटिव रीजन से बुलाते हो, इलेक्शन कराते हो, और जगह जगह पर उनको डिप्लॉय करते हो। अलग अलग फेजेस में आप इलेक्शन कराते हो, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी तमिलनाडु में, कभी कहीं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट में पैसा खर्च होता है, उसको भी आप कंसिडर करो। फिर आता है कि कैंपेन में और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना पूरा फाइनेंस लगाती हैं पूरा इलेक्शन के टाइम पे, उसकी कॉस्टिंग को देखो। और फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप रीजनल और स्मॉलर पार्टीज़ के बारे में भी सोच के चलो, क्योंकि होता क्या है कि नेशनल लेवल पे ये एक डर है। रीजनल छोटी पार्टियां होती हैं ना, जो अपने राज्य के अंदर ही ऑपरेट हो रही हैं, तो उनको डर ये लगता है कि अगर नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके साथ में स्टेट लेवल के इलेक्शन हो गए तो नेशनल लेवल के इलेक्शन हमें टेक ओवर कर जाएंगे और बड़ी पार्टीज जो हैं वो ग्रैब कर जाएंगी। तो इन सारे मुद्दों पर समझने की हमें ज़रूरत है कि क्या एक सही ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि जो इनमें भ्रांतियां बनी हुई है, मिथ बने हुए हैं, उन मिथ्स को तोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, एक क्लैरिटी आनी ज़रूरी है, तब जाकर के हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आ जाता है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए या असेंबली के हो, विधानसभा के हो, या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर लो, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनकी बात करो। तो अगर उनको ओवरऑल डायरेक्ट बजट की भी बात करें ना कि कितना पार्टीज ने खर्च किया है, जो कुछ भी है, तो उसमें बिहार में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा होता है चुनाव के टाइम पे। अब आप देख लो, बिहार एक राज्य है, बाकी बचे हुए तो और हैं। तो ऐसे में फाइनेंशियल कॉस्ट, ये जो 300 करोड़ है ना, इसमें केवल डायरेक्टली जो ऑब्जर्व हो रही है वही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो बिल्कुल इनकैलकुलेटेड मैनर में इग्नोर कर दी जाती हैं। अगर उनको भी कैलकुलेट किया जाए तो इलेक्शन से पहले ये काम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारी कॉस्ट को एक तरीके से कैलकुलेट करो, जिसमें देखो हर साल आपको पता है इलेक्शन से पहले क्या होता है, इलेक्टोरल रोल जो है वो रिवाइज की जाती है कि वाकई में कितने लोग जो हैं नए ऐड हुए हैं, कितने वोटर्स नए ऐड हुए हैं, कितने लोग जगह छोड़ गए हैं, कितने 18 साल से ज़्यादा हुए हैं अभी, और कितने लोगों की डेथ हो गई। वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट की जाती है। तो हर एक इलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप वहाँ पर टीचर्स की ड्यूटी लगा रहे हो, जो कि स्कूल और कॉलेजेस में जिनकी ड्यूटी होनी चाहिए वो जाते हैं घरों पे जाकर के, और इलेक्शन की जो इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट है, उसको अपडेट करते फिरते हैं, इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं। रेवेन्यू मशीनरी की बात करो तो वो सारी की सारी इलेक्शन रिलेटेड वर्क ही करती है, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन रुक ही जाता है आपका। ऑफिसर्स की बात करो, व्हीकल्स की बात करो, सारे डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं कहाँ पे लग जाते हैं, इलेक्शन की ड्यूटी पे। तो बची हुई सारे काम, जैसे रोड बिल्डिंग हो गई, कोई सुपरविजन हो गया, वेलफेयर स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हॉल्ट पे चली जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा एक स्कोप दिख रहा है कि क्यों हमें एक साथ इलेक्शन कराने चाहिए। साथ में कि मिलियंस ऑफ मैन आवर्स, दैट मीन्स कि एक आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करता है, तो ऐसे में कितने लोगों का काम आप एकदम खोटी कर देते हो, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है, जो कि इलेक्शन बजट में बिल्कुल चार्ज ही नहीं किया जाता। मतलब ये एक इनविजिबल या फिर इग्नोर किया जाने वाला कॉस्ट है, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए।
टीचर्स जो काम करते हैं वो छोड़ करके किसी और काम में लग जाएं, पब्लिक वर्क्स में डिले हो जाता है, या फिर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको या तो डाइवर्ट कर दिया जाता है या फिर वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, अनडिलीवर्ड रह जाती हैं। तो ऐसे में इन स्कीम्स को, इनको सारी कॉस्टिंग को हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें, एमसीसी की बात करें, तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट को एक तरीके से डिस्क्लोज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप कितना खर्चा करने वाले हो, कितना खर्चा आपने कर दिया वो आप बताओगे। इलेक्शन से पहले ही उनको बताना होता है। पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जो कैलकुलेशन का मेथड है वो क्या हमने अभी प्रीवियसली देखा, वो क्या फुल प्रूफ है? उसमें ही बहुत बड़ा सवाल है। तो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से सोचने की है कि टाइम है ना, उसको टाइम ही क्या है, पैसा है आजकल। और आज के टाइम पे जब एक सही टाइम पे सही रिसोर्सेज को एकदम एक्यूरेट जगह पे आपने डिप्लॉय नहीं किया तो उसकी वजह से कितने ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं। तो एक तरफ तो जो सैलरीज आप देते हो किसी टीचर को, किसी भी एक इंडिविजुअल को किसी काम को करने के लिए, उससे आप क्या करवा रहे हो, इलेक्शन के काम करवाते हो, और वो भी रिपीटेडली। और हमारे यहाँ पर तो ये इलेक्शन क्या है, एक तरीके से फेस्टिव सीजन की तरह आता है जिसमें एक बार नहीं, रिपीटेड, मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते ही रहते हैं, हर साल हम देखते हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इस इनविजिबल कॉस्ट को अगर हम ऐड करें और साथ में जो लीडरशिप पे जो पैसा खर्च हो रहा है, जैसे कि मिनिस्टर, पॉलिटिशियन कौन है जी, मिनिस्टर्स ही तो होते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। वो लोग अपनी ड्यूटी को छोड़ करके जो नॉर्मल टाइम्स में 16 से 18 घंटे अपने काम को करते हैं, उन सारे कामों को छोड़ करके वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन में लग जाते हैं। तो उसकी कॉस्टिंग भी तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में कितना ज़्यादा लॉस होता है। और रही सही में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है उनको भी सस्पेंड करनी शुरू कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं कि भाई बाद में बात करेंगे, अभी मेरी वहाँ पर रैली है, रैली को जाके एड्रेस करना है। एक नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, उस डॉक्यूमेंट में ये कहा कि हमारे यहाँ पर हर साल कम से कम एक इलेक्शन तो होता ही है। तो आप देखो कि हर साल एक इलेक्शन हो रहा है हर एक स्टेट के अंदर, चाहे वो किसी भी लेवल पे आप देखो। तो इन चीज़ों में कितना पैसा, कितना हमारे यहाँ पर जो एक स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का सामना हम पहले ही कर रहे हैं, और रही सही में आप उनको डाइवर्ट हो कर रहे हो तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, फिस्कल और इकोनॉमिक कॉस्ट अगर पूरी निकाली जाए ना इस इलेक्शन में, फिस्कल का मतलब सरकार की तरफ से जो पैसा खर्च हो रहा है, और इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब ओवरऑल आप मिला करके पूरा खर्चा देखो, तो ये कोई माइनर नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो ऐसे में दो इलेक्शन सेपरेटली कराने की बजाय अगर दोनों को साथ में करवा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है जी। अब देखो बात ही आ जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमने बात किया, ट्रांसपोर्ट करना है इनको इधर उधर से, या फिर जो और दूसरी कॉस्ट की बात कर लो जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आप सेंसिटिव एरियाज़ में, जहां पर एक तरफ तो बीएसएफ के फोर्सेस मानो या फिर जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो कहीं पे दांतेवाड़ा वाला रीजन में कहीं पे इन नक्सलाइट से डील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको ले जा करके डिप्लॉय कर देते हो कहीं और पे। एक तरफ आर्मी जो है वो चाइनीज़ आर्मी का सामना कर रही है लद्दाख वाले रीजन में, दूसरी तरफ आप इनको वेस्ट बंगाल में ले जा करके इलेक्शन में ड्यूटी लगा देते हो। तो उनकी थकान कितनी रहती है, उनको बीमारियां कितनी लग जाती है, क्लाइमेट कितना चेंज होता है। आज आप देखो, हम एक सब कॉन्टिनेंट बोले जाते हैं, मतलब एक महाद्वीप के तौर पे देखा जाता है सब कॉन्टिनेंट इंडिया को, और उसमें आप नॉर्दर्न इंडिया में किसी की पोस्टिंग है किसी आर्मी पर्सनल की, और उसको ले जा करके तमिलनाडु इलेक्शन में आप पोस्टिंग दे दोगे तो उसके क्लाइमेट चेंज होने से वो बीमार होगा कि नहीं। तो ये सारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इनविजिबल है, इन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात ये आ जाती है कि एक साथ इलेक्शन कराने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी के पास में पावर है वो कहीं ना कहीं अपने हाथ में सारे स्टेट्स को पकड़ लेगी, और जो स्टेट में जो लोकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि तमिलनाडु की बात करो डीएमके, एआईडीएमके, आंध्र प्रदेश की बात कर लो वहाँ पर जो टीडीपी है, या फिर शिवसेना की बात कर लो, ये सारी रीजनल पार्टीज़ हैं। तो इन पार्टीज़ को ये रहता है कि अगर इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावरफुल पार्टी आएगी वो सारी पावर को अपने हाथ में ले लेगी। तो राइटर इस चीज़ को बिल्कुल काउंटर कर रहे हैं। एक तो ये कि भाई अगर आप इंडियन वोटर का बिहेवियर देखोगे ना, तो सिटीजन बनने से पहले इंडियन वोटर एक्सपर्ट हो गया है। क्योंकि इलेक्शंस में आप खुद देखो कि जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया हुआ है कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे उड़ीसा के इलेक्शन भी होते हैं। बोलो उड़ीसा में हमें एमपीज की लिस्ट में बीजेपी को तो अच्छी खासी सीटें मिली है, पर वहीं पर असेंबली में बीजेडी, बीजू जनता दल,
ठीक है, नवीन पटनायक जी की सरकार बनती है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हमें शो करती है कि लोगों को पता है कि ये वोट कहां पर जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर मत करो। एक तो ये चीज़ बताई। दूसरा कि आप स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर है आप उसको 5 साल फिक्स कर दो ना, जिससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो असेंबलीज को डिसॉल्व ना करे और अपने हाथ में पावर ना ले। एक तो ये पॉइंट बता रहे हैं। दूसरा, रीजनल पार्टीज को अगर ये लगे कि वो डिसएडवांटेजियस रह सकती हैं अगर एक साथ इलेक्शन कराया जाता है, तो आप वोटर्स के बिहेवियर को तो समझो, क्योंकि जो डोमिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की है वो कोई जरूरी नहीं है स्टेट में भी हो। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि इंडियन सिटीजन जो है वो सिटीजन बनने से पहले इंडिया में वो एक अच्छा वोटर बन चुका है। ठीक है, तो उनको पता है कि किसको कब इलेक्शन में कब वोट डालना है। ठीक है, तो ऐसे में रीजनल पार्टीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 1967 से पहले तो एक साथ ही इलेक्शन हुआ करते थे, साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ करते थे, क्योंकि शुरुआत हुई थी 1950 से, हम इंडिपेंडेंट हुए थे। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। तो देखो बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि मतलब एक स्ट्रेंज नोशन निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजोरिटी लूज नहीं करना चाहेगी, बहुत ज़्यादा अपने हाथों में पकड़ बना के रखी जाएगी। तो इसके लिए देखो फ्रेश इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। आज अगर सरकारें बनी हैं कहीं पर भी सरकार बनी हुई है तो वो सरकार क्या गिरती है क्या? आज जैसे लेटेस्ट एग्जांपल है ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात आप करो, हमारी जो शेड्यूल 10 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक की टिकट के ऊपर जीत करके एमएलए या एमपी बन के जाता है तो वो बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में नहीं जा पाएगा। अगर जाता है तो उसको वहां पर उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, वो बात अलग है, लूप होल्स ढूंढ लिए जाते हैं। तो उन लूप होल्स का यूज करके आप देखो क्या सरकारें गिर रही हैं, क्या सरकारें बनी रहती हैं। जैसे ममता बनर्जी को अभी 200 प्लस सीट्स मिली हैं वहां पर असेंबली इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस के पहले टीएमसी को छोड़ करके बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ गए थे, अब बीजेपी को छोड़ करके उधर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्या सरकारें गिर रही हैं? क्या सरकारें बन रही हैं? पॉइंट एक तो ये। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर यह डर लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आता है मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है असेंबली में या फिर लोकसभा में, जिसके चलते सरकार गिर गई, तो एक चीज तो क्लियर है ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पारित हो रहा है इसका मतलब ऑपोजिशन पार्टीज के पास में मेजोरिटी है। तो फिर ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बना दो तो सरकार तो बनी रह जाएगी। समझ रहे हैं ना आप बात को? मैं फिर से एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है, इन दोनों के बीच में अगर आप इलेक्शन करवाओगे और मतलब इलेक्शन होकर के ए पार्टी ने अपनी खुद की बना ली कोalition करके या कैसे भी करके अपनी सरकार, अब ए पार्टी के खिलाफ में बी ने अपनी तरफ से 60 गार्ड बिठा करके और नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे प्रपोज कर दिया और असेंबली में या फिर लोकसभा में आ जाता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी? नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी पारित होता है जब आपके पास में आप मेजोरिटी आ जाए। अब आप एक चीज बताओ, मेजोरिटी अगर बी के रीजन को फेवर कर रही है, बी के कॉज को फेवर कर रही है, तो सरकार ए गिर गई तो बी के पास में मेजोरिटी है ही कि नहीं? तो इसके लीडर को आप प्राइम मिनिस्टर बना दो, क्यों सरकार को खत्म कर रहे हो, क्यों असेंबली को लोकसभा को डिसॉल्व कर रहे हो 5 साल से पहले? तो ये चीज बताई जा रही है। तो इन ऑप्शंस पे काम किया जा सकता है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर दूसरे किसी कानून की बात करें तो वहां पर हमें जरूरत है कि लॉज चेंज हो, अमेंडमेंट लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाया जाए और साथ में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 51 हमारे पास अवेलेबल है उनमें भी चेंजेस लाया जाए। पर ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि कोई कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। जी हमारे यहाँ पर एवरेज हर एक साल के अंदर 1.5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं, एवरेज निकाल के देख लो। 1976 वाला ईयर जो इमरजेंसी वाला पीरियड, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो, इतना ज़्यादा तो अमेंड आप कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पॉइंट यहाँ पर है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में सोचने की ज़रूरत है, कौन कौन से इश्यूज है वो हमने जाने ही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, मुझे लगता है यहीं पे रोक देना चाहिए। आप लोगों के लिए एक वीडियो और आ जाएगा, कोशिश करूंगा आज ही दे दूं, आज नहीं तो मैं कल करूंगा, या फिर ये बचे हुए आर्टिकल जो हैं हम आने वाले जो डिस्कशंस हैं उनमें एक एक ऐड करके कर लेंगे, या फिर कल संडे है ही, कैसे भी करके मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही है, 2 आर्टिकल्स हो गए हमारे। अच्छे से देखो वीडियो को और फॉलो करते रहो गार्गी क्लासेस को। थैंक यू।